नमस्कार, मैं हूं जेपी शुक्ला। आप देख रहे हैं ओरल न्यूज। दोस्तों, कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को चुनौती देने में ही गर्व महसूस करते हैं। और जब किसी को अचानक सत्ता की कुर्सी मिलता है जाए तो कई बार उसे लगता है कि अब वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, अब जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। ऐसी ही एक कहानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जहां एक शख्स को अचानक ऐसा लगा कि अब पूरा देश उसकी मुट्ठी में है। नाम है मोहम्मद यूनुस। वो शख्स जिसे दुनिया जानती है एक नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा से लाखों गरीब लोगों की जिंदगी बदली थी, ग्रामीण बैंक बनाया था, और इसी काम के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। लेकिन पुरस्कार मिलना और देश चलाना यह 2006 मिला था, लेकिन पुरस्कार मिलाने के बाद गिरम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अलग अलग चीजें हैं। पर जब उन्हें बांग्लादेश की सत्ता मिली तो सब कुछ बदल गया। शुरुआत में सबको लगा कि शायद यह बदलाव की नई सुबह है, लेकिन जल्द ही वह सुबह अंधेरे में बदलने लगी। जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मचा गया। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 5 अगस्त 2024 की वह रात जब ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए, जब सरकारी इमारतें जलने लगी, जब पुलिस और सुरक्षा बल बेबस नजर आने लगे, जब पूरा देश अराजकता के मुहाने पर खड़ा हो गया। 24 घंटे का 24 का सामने बना दारा अल्टीमेटम दिया गया, या तो देश छोड़ दो या फिर परिणाम भुगतो। शेख हसीना का के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वह भारत आ गई। और इसी अफरा तफरी में बांग्लादेश के स्टूडेंट यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने सत्ता सौंप दी मोहम्मद यूनुस को, एक ऐसे व्यक्ति को जो उसकी 5 के बीच 2000 बांग्लादेश की बीच साप्ताह सरकार और 1 से 18 के दायरे की बीच कार भी मोहम्मद यूनुस को बरिया समय फ्रांस में रह रहे थे और जिनका राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वजह दी गई कि वह नोबेल प्राइज विनर हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, देश को नई दिशा दे सकते हैं। यह पहली बार था जब किसी देश में इतनी अचानक, इतनी अनियोजित तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या राजनीति में ज्ञान और नोबेल पर्याप्त होते हैं। एक अच्छा अर्थशास्त्री होना और एक अच्छा राजनेता होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। राजनीति में आपको जमीनी हकीकत, जनभावना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रणनीति समझनी होती है। शुरुआत में हर कोई खुश था। मीडिया में यूनुस की तारीफों के पुल बंद गए। कहा गया कि अब बांग्लादेश बदलेगा, अब तरक्की की नई लकीरें खींचेंगी, अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी स्वागत किया। मगर कुर्सी पर खदम की प्रोखस समाम पर बैठते ही यूनुस बदल गए। वो शख्स जो कभी जनता का मसीहा माना जाता था, अब सत्ता के नशे में चूर नजर आने लगा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? भारत से टकराव शुरू कर दिया। जैसे कोई पुराना हिसाब करना हो, उस भारत से जिसने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया। 1971 की आजादी की लड़ाई में जब पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किए थे, तब भारत ने ही साथ दिया था। 10 लाख शरणार्थियों को पनाह दी थी। अपने सैनिकों की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। उसके बाद हर संकट में सहयोग किया। वहीं अब यूनुस की निगाहों में विरोधी बन गया। भारत के साथ विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहा, सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। इसके पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। मंदिरों पर हमले हुए। जो बांग्लादेश कभी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, वहां अब कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम सिर उठाने लगी। और भारत ने क्या किया? शुरुआत में वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। दिल्ली ने सोचा कि शायद यूनुस को संभलने का मौका देना चाहिए, लेकिन जब हालात बिगड़ते गए, जब हिंदुओं पर हमले बढ़ते गए, तब भारत को भी पलटवार करना पड़ा। यूनुस ने आर्थिक सुधारों का वादा किया था, पर नतीजा उल्टा हुआ। अर्थव्यवस्था गिरने लगी। विदेशी निवेश ठप पड़ गया क्योंकि निवेशकों को अस्थिरता का डर सताने लगा। रोजगार के मौके घट गए। गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की रीढ़ है, जो देश की 80% एक्सपोर्ट इनकम देती है, वहां से बड़ी कंपनियां अपने ऑर्डर्स कैंसिल करने लगी। H&M, फारा जैसी बड़ी ब्रांड्स ने ऑर्डर वापस लेने शुरू कर दिए। बिजली संकट गहराया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगा और जनता, वही जनता जिसने उम्मीद की थी, अब फिर से सड़कों पर उतर आई। नारे लगने लगे, यूनुस इस्तीफा दो, देश को बर्बादी की ओर मत ले जाओ। यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरा देश हिला दिया। उन्होंने कहा, जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था, उन्होंने कोई आधिकारिक इस्तीफा सौंपा ही नहीं था।
अब सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह असंवैधानिक है। दोस्तों, ये वो वक्त था जब बांग्लादेश की राजनीति में भूकंप आ गया था, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। कहा गया कि यूनुस के पीछे कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा रहे। जमात इस्लामी वह संगठन जिसने बीच भूकंप के पीछे खड़ा रहे कि बांग्लादेश की खरते पूरे बीच 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, वो अब फिर से सक्रिय हो गया है। और खालिदा जिया की बीएनपी जो ऐसे समूह अब यूनुस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। उन्हें निर्देश दिया गया, भारत से रिश्ते ठंडे रखो, चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाओ, और यूनुस ने वही किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब यूनुस के खुद के फैसले थे या फिर कोई और रिमोट कंट्रोल चला रहा था? दोस्तों, जब हम रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें एक चीज हमेशा कॉमन होती है, देश के अंदर किसी और का प्रभाव। यूनुस के मामले में भी यही दिखा। चीन ने मौके का फायदा उठाया और बांग्लादेश को अपने पाले में खींचने लगा। शुरुआत हुई व्यापार समझौतों से, फिर रक्षा सहयोग और फिर सीधा नौसेना उपस्थिति तक। हाल ही में छठगांव पोर्ट पर चीन का नौसैनिक जहाज आकर ठहरा। यह भारत के लिए एक रेड अलर्ट था। अगर चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा लेता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। चीन की भारतीय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। इधर यूनुस बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे रहे हैं, पर सबसे दुखद बात यह है कि इस सपने आम जनता पिस रही है। अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश दो तरफा संकट में फंस गया है। भारत की नीति अब शांत अवलोकन से आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत ने एक साइलेंट डिप्लोमेसी मिशन शुरू किया है। सबसे पहले आर्थिक मोर्चा, भारत धीरे के बांग्लादेश दो तरफा संकट में फंस गया है। धीरे अपनी कंपनियों को रीड करने लगा है। कपड़ा उद्योग से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक भारत ने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं। अडानी ग्रुप की परियोजनाएं स्थगित हो गई है। यह एक राजनीतिक संदेश है। दूसरा मोर्चा है सीमा सुरक्षा। भारत ने बंगाल और असम के बॉर्डर पर नई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत के सीमावर्ती इलाकों में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। तीसरा मोर्चा है कूटनीति का। भारत ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ एक नया रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। यानी यूनुस अब सिर्फ घरेलू संकट में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी के घेरे में भी है। लेकिन दोस्तों, चीन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। चीन ने एक इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज का ऐलान किया है, करीब 3 बिलियन का। कागजों पर यह बांग्लादेश की मदद है, लेकिन असल में यह कर्ज का जाल है। बिल्कुल वही जाल जिसमें पहले श्रीलंका फंसा था। पाकिस्तान भी मौके की ताक में है। इस्लामी एकता के नाम पर बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन इतिहास गवाह है, जहां पाकिस्तान की दोस्ती आती है वहां स्थिरता नहीं, साजिशें आती हैं। भारत जानता है कि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में लौट आई तो इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अब एक स्मार्ट और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी अपनाई है। भारतीय मीडिया, एनएजीओ और थिंक टैंक बांग्लादेश में सूचनात्मक और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं, ताकि जनता के बीच यह संदेश पहुंचे कि भारत दुश्मन नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार है। इधर यूनुस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनकी लोकप्रियता गिर रही है और उनकी आर्थिक नीतियों पर अब खुद उनके करीबी सलाहकार भी सवाल उठा रहे हैं। देश भर में हसीना रिटर्न मूवमेंट तेज हो रहा है और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग धीरे धीरे दोबारा संगठित होती दिख रही है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में यही साथ हो रही है। भी तय किया गया है कि अगर बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं या हिंसा भड़कती है तो भारत ऑपरेशन सीमा सुरक्षा 2 जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का सुर भी अब बदल रहा है। जो पश्चिमी देश पहले यूनुस की तारीफ करते थे, वही अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को अस्थिर बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी तक हालात नहीं सुधरे तो सेना के हस्तक्षेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत फिलहाल संतुलन बनाकर चल रहा है, क्योंकि दिल्ली अच्छी तरह जानती है कि राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। इसी सोच के तहत भारत ने अब पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फोकस बढ़ा दिया है। शिक्षा, मेडिकल वीजा, व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सीधे बांग्लादेश की जनता से जुड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक गहरी सीख छुपी है। कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। जब जनता का भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत सत्ता भी रेत की दीवार बन जाती है। और इस बार एक बात साफ है, भारत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठेगा बल्कि हालात की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।